हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुन के हमारे दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स बनती हैं, जैसे कि लाइट का जलना हमें दिखता है, बल्ब का ग्लो करना, कंप्यूटर सिस्टम का चलना, मशीन्स का रन करना। तो ये सारे काम तो आपका करंट करता ही है। तो कुछ इफेक्ट्स हमने 7th क्लास में पढ़े थे, जैसे कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और हमने जाना कि ये केमिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमने इसके बारे में कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं ली। लेकिन क्लास 8th में हम जानेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको एक बात बतानी है और वो बात ये है कि आप सब हमें देख सकते हैं ये हमारे ऐप के थ्रू, जहाँ पर आपको मिलती है 24/7 ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 24/7 फ्री एक्सेस भी आप ले सकते हैं, साथ ही साथ लाइव टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिफर एंड ऑल्सो यू कैन वॉच अस थ्रू आवर वेबसाइट, जहां पर आप देखेंगे 6 to 12 तक की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो गो एंड चेक आवर वेबसाइट टू। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब शुरू करते हैं हम हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। जैसा मैंने अभी कहा, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? तो जब भी किसी कंडक्टर से करंट को पास करवाया जाता है तो उसके आसपास एक एरिया क्रिएट हो जाता है। उस एरिया में जब आप किसी कंपस निडल को प्लेस करते हो तो कंपस निडल मैग्नेट की बनी होती है। पहली बात मैं आपको बता दूं, तो जब आप किसी एरिया में किसी कंपस निडल को प्लेस करते हो तो वो निडल डिफ्लेक्शन शो करती है। और मैग्नेट कब डिफ्लेक्शन शो करता है? जब वो किसी और मैग्नेट के पास हो। तो जी हाँ, इससे हमें ये बात क्लियर हो गई कि जब भी हम किसी कंडक्टर से करंट को पास करवाते हैं, मतलब किसी भी कॉपर के वायर में करंट को फ्लो करवाते हैं, तो उसके आसपास के एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए जब आप कंपास निडल को वहाँ रखते हैं तो वो कंपास का निडल डिफ्लेक्ट होता हुआ आपको नजर आता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के और सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि वो लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने एक और इफेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट। केमिकल वर्ड नाम सुनते ही हमें पता चलता है कि समथिंग कुछ केमिकल के साथ इलेक्ट्रिक करंट करेगा, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी केमिकल में पास करवाएंगे और उससे कुछ इफेक्ट हमें, उससे कुछ रिजल्ट हमें दिखेगा। तो यस, यू आर वेरी वेरी राइट, हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है कि किसी ने कुछ पकड़ा है और उसे बहुत तेज़ी से शॉक लगा है। वो क्या है? यहाँ पर एक वायर है, इस वायर को पकड़ते ही शॉक लग गया। अब शॉक कैसे लगता है? या तो वायर में लीकेज हो, या फिर एक और चीज़ है जो कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ के समझोगे। सो योर एल्डर्स माइट हैव caution you against touching an electrical appliances with wet hands। तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे कि कभी भी अपने गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक को, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स? क्योंकि अगर आप कभी भी गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या फिर इस तरह के स्विच बोर्ड को छूते हैं तो उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अब इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें रबर की स्लीपर्स पहनना चाहिए और हमेशा हमारे हैंड्स ड्राई होना चाहिए। और जी हाँ, ये भी ज़रूरी है कि ये जो प्लग आप पकड़ रहे हैं उसमें कहीं भी लीकेज ना हो। ओके तो हमारे एल्डर्स हमसे कहते थे कि भाई वेट हैंड से कभी भी अपने हाथों से, गीले हाथों से इलेक्ट्रिक सर्किट को ना छुओ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गीला होता है, गीलापन मतलब क्या होता है, वेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वाटर हो। वाटर जो है एक तरीके का पानी, लिक्विड है, सॉल्यूशन है H2O का। तो अब जब आप H2O को इलेक्ट्रिक करंट के पास देते हो तो इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होने लगता है और वो आपकी बॉडी तक आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ आपको कभी भी वेट हैंड से स्विच को टच नहीं करना है। लेकिन इससे हमें क्या चीज़ क्लियर हुई कि ये एक तरीके का केमिकल इफेक्ट है। बिल्कुल है, ये केमिकल इफेक्ट ही तो है। क्यों? क्योंकि देखिए केमिकल का मतलब होता है किसी लिक्विड से करंट का पास होना। ठीक है, so we have learned earlier that the material which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उन्हें हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स मतलब जिनसे करंट पास हो, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर।
On the other hand, material which do not allow the electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. और हमने कुछ poor conductors भी पढ़े जैसे कि glass, mica, wood, तो they all are poor conductor of electricity. अब ये सब तो हमें मेटल के फॉर्म में नज़र आता था कि जी हाँ, मेटल से करंट पास हो सकता है, और जो नॉन मेटालिक चीज़ें होती हैं जिसमें जैसे कि कॉपर है, जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, और आपका माइका है, रबर है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. बट ये कैसी चीज़ें हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में है. लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म की बात की जाए तो we found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas the materials such as rubber, plastic, wood do not conduct electricity. However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. But what about the liquids? तो जैसा मैंने कहा, इन्होंने भी आपसे वही पूछा कि liquid का क्या? डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या लिक्विड में भी लिक्विड कंडक्टर्स और लिक्विड इंसुलेटर्स होते हैं? तो लेट्स फाइंड आउट. तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया कि जितने भी मेटल्स हैं वो उसमें कंडक्टर्स कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट की बात की. लेकिन अब हम आ गए हैं किसमें? लिक्विड की स्टेट में. तो चलिए जानते हैं कि क्या लिक्विड स्टेट में भी कोई चीज़ कंडक्टर या इंसुलेटर होती है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके देखेंगे. बट से पहले पहली और बूझो कुछ बात करते हैं. क्या बात करते हैं ज़रा सुन ले. पहली एंड बूझो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन or generator or an inverter. Use on the electric cell for all the activities suggested here. So we are going to do some activities to find out what are the liquid conductors and what are the liquid insulators. Okay? But आपको पहली और बूझो का कहना है कि आप किसी भी एक्टिविटी में डायरेक्ट स्विच का यूज़ ना करें, मतलब मेन सप्लाई में आपको जाके प्लग को प्लग इन नहीं कर देना है, और ना ही जनरेटर या फिर इन्वर्टर का यूज़ करना है. आपको मार्केट से सेल या बैटरी खरीद के लानी है, उन्हीं का यूज़ करना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट एक्टिविटी इज 11.1 टू चेक डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं, इस चीज़ को हम चेक कर लें. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, दैट इज़ दिस टेस्टर. आपको सबको पता है कि टेस्टर आप सबको यूज़ करना चाहिए. अब टेस्टर वर्किंग कंडीशन में कब होता है? तो टेस्टर जो है उसके दोनों एंड पर आप कॉपर का वायर या लीजिए और उससे एक छोटे से एलईडी बल्ब को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये टेस्टर सही है या नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज़, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर को हमें चेक करना है. तो गुड कंडक्टर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा और बल्ब ग्लो करेगा. कैसे? क्योंकि आपने मेटालिक एंड पर वायर को कनेक्ट किया हुआ है. तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि जी हाँ, मेटल एक गुड कंडक्टर है, बट प्लास्टिक एक गुड कंडक्टर नहीं. इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 वायर लगाए और उसे इस तरह से कनेक्ट किया, तो हमने देखा कि बल्ब ग्लो नहीं किया. तो ये तो मेटल के केस में हम कर सकते हैं, लेकिन अब अगर लिक्विड के केस में करना हो तो क्या करें? ठीक है, सो लिक्विड के केस के लिए हम पहले एक टेस्टर हमारे पास होना चाहिए. लेकिन सबसे पहले हमें टेस्टर को टेस्ट करना है कि हमारा टेस्टर सही है या नहीं है. क्योंकि देखिए, मेटल के केस में आप बल्ब को ग्लो करके देख सकते हैं, लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, इतना करंट प्रोड्यूस नहीं होता कि आपका बल्ब ग्लो कर सके. तो हम एक टेस्टर का यूज़ करेंगे. लेकिन सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो टेस्टर है वो हमारा सही है या फिर गलत है. तो टेस्टर को कैसे टेस्ट किया जाता है? तो आपको क्या करना है, दोनों एंड को जोड़ के देखना है. इसके दोनों एंड पर वायर लगाना है, इधर से सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से, और दोनों वायर्स को आपको क्या कर देना है, दोनों वायर्स को आप कनेक्ट करके देखेंगे तो ये जो टेस्टर है वो ग्लो करके देखेगा. अगर ग्लो करता है तो मतलब सही टेस्टर है, और अगर ग्लो नहीं करता है तो टेस्टर गलत है, आपको दूसरा टेस्टर लेना पड़ेगा. तो जैसे एक्टिविटी 11.1 यही है जिसमें आपको टेस्टर को चेक करना सिखाया गया है. So you need to join the free ends of the tester together for a moment. This complete the circuit of the tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. Can you think of the possible reason? It is possible that the connection are loose. तो देखिए क्या है कि रीज़न ये हो सकता है कि कनेक्शन भी लूज़ हो सकता है. लूज़ कनेक्शन का मतलब क्या है कि आपका प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ हो या बीच में से कहीं ब्रेक हो. तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कनेक्शन लूज़ है, ऐसा तो नहीं है कि मेरा वायर ही ख़राब है ना. तो हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेक करके देखिएगा. अगर सब कुछ ठीक है और टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है तो टेस्टर ख़राब है, और अगर टेस्टर ग्लो कर रहा है तो टेस्टर सही है. चलो,
द बल्ब इज फ्यूज्ड, बल्ब फ्यूज भी हो सकता है या फिर सेल जो है वो भी यूज्ड अप हो चुका हो। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब। अब अगर बल्ब आपका ग्लो तब भी नहीं किया तो आप क्या करो, वायर को रिप्लेस कर दो। तब भी नहीं किया, बल्ब को रिप्लेस कर दो। तब भी नहीं किया तो टेस्टर को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। चलिए, नाउ दैट अवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। अब हमारा टेस्ट, हमने टेस्टर का सारा कंडीशन चेक कर लिया है कि कि हमारा टेस्टर प्रॉपरली काम कर रहा है। चलिए अब हम इस टेस्टर की मदद से हमारी लिक्विड की कंडक्टिविटी, मतलब कि उसमें करंट पास होता है, किसमें पास नहीं होता है, इसे चेक करते हैं, क्योंकि उसी से तो हमें पता चलेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट लिक्विड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप दोनों एंड पर, टेस्टर के दोनों एंड पर वायर लगा के उसको टच करोगे तो उसको बहुत कम सेकंड के लिए देखना, अदरवाइज़ क्या होता है कि आपका टेस्टर सही में पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। ठीक है, सो वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट ज्वाइन इट्स फ्री एंड फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। अदरवाइज क्या होगा कि उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है, जो सेल होगी, वो बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। सो अ टेस्टर, तो टेस्टर से हमने गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को पता किया था। ठीक है, अब इसी टेस्टर की मदद से हम देखेंगे कि कैसे लिक्विड की कंडक्टिविटी चेक की जाती है। तो अब आइए, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और अ रबर कैप ऑफ अ डिस्कार्डेड बॉटल एंड क्लीन दैम। आपको क्या करना है, एक बॉटल लेना है या फिर बहुत सारे प्लास्टिक के कप ले लो और उसको कलेक्ट करके रखो। Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in 1 cap. Bring your test over this cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice or vinegar as shown in a figure. अब देखिए आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है। अभी इतनी सारी चीज़ें लेने से अच्छा एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लो, उसमें लेमन जूस को रखो और क्या करना है आपको, टेस्टर के दोनों एंड्स को उसमें डालना है। ठीक है, नाउ टेस्टर के दोनों एंड्स को, मतलब मान लीजिए टेस्टर है, यहाँ से मैंने एक वायर निकाला, एक वायर मैंने यहाँ से निकाला और इन दोनों वायर्स को मुझे अपने कंटेनर में डाल देना है। ठीक है, टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। अब देखिए कि ऐसा ना हो कि भाई एक टेस्टर का वायर यहाँ हो और एक टेस्टर का यहाँ हो, नहीं, ये दोनों 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही होना चाहिए और टच भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, क्या इस समय पर जो आप टेस्ट कर रहे हो उसमें बल्ब ग्लो कर रहा है। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर। तो जब आप ये एक्टिविटी करके देखोगे तो आप देखोगे कि शायद आपका टेस्टर जो है वो ग्लो करके दिखने लगे, और ये भी हो सकता है कि टेस्टर ग्लो करके ना दिखे। तो जब टेस्टर ग्लो करेगा दैट मीन्स कि वो गुड कंडक्टर है। तो जब आप लेमन जूस में डालते हो अपने टेस्टर को या वायर्स को तो वो ग्लो करता है। तो यस, विनेगर एंड लेमन जूसेस आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हमें क्या करना है, अब हमने लेमन जूस और विनेगर पे तो टेस्ट कर लिया, अब हमें और लिक्विड्स लाने हैं, जैसे कि हम रोज़ वाटर ले लें, डिस्टिल्ड वाटर ले लें, ऑयल ले लीजिए, अलग अलग लिक्विड्स को हम इसी तरीके से चेक करेंगे। सब में टेस्टर को डाल के देखेंगे, टेस्टर के दोनों वेंट्स को डालेंगे, अगर टेस्टर ग्लो कर रहा है दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर, और अगर टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है तो दे आर बैड कंडक्टर्स। ओके, सो व्हेन लिक्विड्स बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये मेरा कंटेनर है और ये मेरा टेस्टर है। अब ये टेस्टर को ना आप टेस्टर की तरह देखो, ठीक है, जिसका ये सामने की तरफ बल्ब है। ठीक है, सो जब मैंने इसके दोनों एंड को किसी कंटेनर में डाल दिया, यहाँ से मैंने वायर को बांधा और इस तरह से किया, यहाँ पे भी मैंने टाई किया और इसे इस तरह से इसके अंदर डिप कर दिया, इससे क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। हमने 7th क्लास में पढ़ा था, करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट का कंप्लीशन होना ज़रूरी है। अगर आप दूर रख दोगे तो ये जो लिक्विड है ना, इसके थ्रू ये वायर तक ये जितने भी चार्ज हैं वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन अगर पास में है तो ये आसानी से डिस्टेंस को ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ पास होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, अगर आपने इस टेस्टर में, मान लीजिए आपका टेस्टर है, इस टेस्टर के वायर को इस तरह से डिप किया कि एक इस कोने में और एक इस कोने में, और इतना बड़ा सा कंटेनर है,
तो क्या होगा, इतनी कैपेसिटी लिक्विड में मतलब मॉलिक्यूल्स की नहीं होती लिक्विड के कि वो चार्ज को इतनी दूरी तक फ्लो करवा पाए। ये एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही चार्ज को फ्लो कर सकते हैं, इसलिए अगर एक एंड यहाँ है तो एक एंड यहाँ होना चाहिए और इस तरह से बस पास पास में दोनों एंड होंगे तो चार्ज इजीली फ्लो कर पाएगा। ओके, सो टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द लेमन जूस और अ विनेगर। सो आपको इस तरह से चेक करना है कि भाई जब करंट जा रहा है तो क्या बल्ब ग्लो कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। सो व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो भाई लिक्विड में भी हर लिक्विड सारे चार्ज को फ्लो नहीं करता, कुछ लिक्विड करते हैं जैसे कि लेमन जूस और विनेगर, ये क्या करेंगे, जो भी चार्ज है उसे एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाएगा। लेकिन याद क्या रखना है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना, पास में रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा जब मैं कोई दूसरे टाइप का लिक्विड इसमें डालती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने रोज़ वाटर डाला या फिर कोई और दूसरा पानी डाला या ऑयल डाला, मान लीजिए ऑयल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब ऑयल क्या होता है, ऑयल इज़ नॉट अ कंडक्टर। वो क्या है, जितना भी आप पास में रख लें या दूर भी कर लें, ये चार्ज को फ्लो नहीं करवाएगा, तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो जो लिक्विड इन चार्जेस को फ्लो करने देते हैं और जिनसे टेस्टर ग्लो करता है, दे आर सेड टू बी कंडक्टर्स, एंड दोज जो कि चार्जेस को फ्लो करने नहीं दे रहे हैं और आपका टेस्टर भी ग्लो करता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो वो आपका इंसुलेटर कहलाएगा। ओके, so in some situation, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. It may have happened in activity 11.2. अब देखो कभी ये हो सकता है कि भाई कंडक्टर है लेकिन फिर भी क्या है कि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है और कंडक्टिंग लिक्विड होने के बाद भी टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। सो डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? Due to the heating effect of electric current, the filament of the bulb get heated to the high temperature and it starts glowing. अब कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत पास में भी रखा, आपने लेमन जूस भी लिया, तो भी ये चार्ज एक वायर के एंड से दूसरे तक जाने चाहिए थे, लेकिन स्टिल बल्ब ग्लो नहीं करता, नहीं करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो आपका बल्ब है वो कब ग्लो करता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण। जब वो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीटिंग इफेक्ट से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो इसके लिए ना सफिशिएंट करंट चाहिए होता है। सफिशिएंट करंट नहीं मिलेगा तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो अब सारे केसेस में क्या हो रहा है, करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन ये इतना कम कर रहा है कि आपके बल्ब को प्रॉपरली ग्लो नहीं करने दे रहा। समझ में आ रही है बात? तो हो सकता है कि आप ये घर में टेस्ट कर रहे हो लेकिन आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो वो इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो करंट उस समय पर फ्लो कर रहा है ना, उसका अमाउंट बहुत कम है, वो बहुत थोड़ा है, वो उसकी नेसेसिटी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है। सो यहाँ पर रीज़न सिर्फ इतना है कि हमारा बल्ब भी प्रॉपर है, हमने सारे अरेंजमेंट भी प्रॉपर किए, बट हमारा जो करंट की इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बल्ब को ग्लो करवा सके। ओके, so however, if the current through the circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. क्या होता है कि the current through the circuit is too weak, करंट बहुत वीक होता है and the filament does not get heated, और जिसकी वजह से ये जो फिलामेंट है वो हीट अप नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस वजह से ये ग्लो नहीं करेगा। एंड व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? अब वीक क्यों है? So well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as a metal. अब देखिए, लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन जैसा मेटल करता है उस तरह से नहीं कर पाता। क्यों? ये सब डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पर। हर चीज़ का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग अलग है, मेटल का अलग होता है, लिक्विड का अलग होता है। तो इसी वजह से जितना प्रॉपरली मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लिक्विड्स नहीं कर पाते हैं। As a result, the circuit of a tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect a weak current? क्या हम weak current को टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसा कोई टेस्टर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। We can use another effect of electric current to make another kind of tester. हमें एक इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। क्या हम क्या करें? टेस्टर की जगह एक और इफेक्ट यूज़ कर लें। कैसे, क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं। सो डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? अब क्या करंट को चेक करने का या इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा क्या, बल्ब? नहीं,
आपको जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जब करंट किसी वायर से जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको आपने कैसे देखा? कंपास के निडल को रख करके। अगर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है दैट मीन्स कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, राइट? तो जब जब किसी भी कंडक्टर से करंट जाएगा, फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होगी। और मैग्नेटिक निडल ना बहुत अच्छी है, वो छोटे से करंट पे भी डिफ्लेक्शन शो करती है। जी हाँ, है ना? सो डू यू रिकॉल दैट द करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? यस, वी कैन. What happened to the compass needle kept near when the current flows in the wire? So compass needle के साथ क्या होता है? वो डिफ्लेक्ट होती है. Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. Can we make a tester using the magnetic effect of current? क्या हम magnetic effect of current को as a tester use कर सकते हैं? टेस्टर का मतलब क्या होता है? टेस्टर का मतलब होता है ये टेस्ट करना कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं. जब करंट फ्लो करेगा तो लिक्विड कंडक्टिंग मटेरियल है, और अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इंसुलेटर है. तो अगर हमारा बल्ब ग्लो करके नहीं बता पा रहा है तो हम इसकी जगह पर क्या यूज़ करेंगे? हम इसकी जगह पर कंपास का निडल यूज़ करेंगे, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट की मदद से हमें ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, सो यू मे यूज़ एन LED इन प्लेस ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब. और एक और चीज़, आपको LED का यूज़ करना है क्योंकि LED बहुत कम चार्ज पे, बहुत कम करंट पर ग्लो करती है. सो LED ग्लोज इवन व्हेन a weak electric current flows through it. There are two wires attached to an LED. अब LED क्या होती है? एक छोटा सा बल्ब की तरह ही होता है, लेकिन ये बहुत ही कम करंट की रिक्वायरमेंट इसकी होती है, मतलब कम करंट पर भी ये जल जाती है. LEDs आप क्योंकि दिवाली में इतनी सारी लगाते हो, हाई रेटिंग की लगाओगे तो ज़्यादा बिल आएगा, तो हम LEDs का यूज़ करते हैं, है ना? तो एनर्जी इफिशिएंट एक ये डिवाइस है. इसके दो एंड्स होते हैं जैसे कि आप देख रहे हो. एक एंड को आप बोलते हो पॉजिटिव एंड, और एक एंड होता है आपका नेगेटिव एंड. या तो यहाँ पर आपको मेंशन होगा, या फिर एक लेग उसका बड़ा और एक लेग उसका छोटा होगा. तो जो बड़ा वाला लेग होता है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल को बताता है, ठीक है? सो वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अनदर. Remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. बस आपको ये याद रखना है कि हमारी बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, तो हर इलेक्ट्रिक सर्किट में, हर इलेक्ट्रिक डिवाइस में दो टर्मिनल होते हैं. तो वैसे ही LED में भी दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल. तो पॉजिटिव को आपको पॉजिटिव से और नेगेटिव को आपको नेगेटिव से कनेक्ट करना है. किसके साथ? सेल के साथ. किसके? LED के एंड्स को. So now to check the compass, the effect of electric current or the effect of chemical as well as the magnetic effect, you can use a compass needle. तो कंपास को करने के लिए एक मैच बॉक्स लेना है और इसे इस तरह से एक वायर की मदद से या रबर बैंड की मदद से फिक्स कर देना है. कहाँ पे फिक्स करोगे? जहाँ पर आपके टेस्टर के दो एंड्स हैं, ठीक है? नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड लीव द अदर एंड फ्री, ठीक है? नाउ टेक अनदर पीस ऑफ अ वायर एंड कनेक्टेड टू द अनदर टर्मिनल. अब आपको क्या करना है? आपका जो वायर है उसके वायर के ऊपर उस कंपास निडल को एक मैच बॉक्स की मदद से इस तरह से आपको लपेट देना है. इस तरह से आपको दो एंड मिलेंगे, एक ये एंड मिलेगा और एक ये एंड मिलेगा, ठीक है? एक एंड को आप बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दीजिए. इस तरह से आपका एक वायर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये दूसरा एंड आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? नाउ द कंपास निडल शुड शो डिफ्लेक्शन, है ना? आप देखिए, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर मोमेंटरली. अब आपको क्या करना है कि इन दोनों वायर्स को ऐसे ही जोड़ के देख लो. बैटरी के साथ कनेक्ट कर ही दिया है. अब दोनों को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करके दिखाएगा. मतलब सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपने एक वायर लिया, ठीक है? आपके पास एक वायर है, इस वायर में यहाँ पे कंपास का निडल लगा दिया और यहाँ पे बैटरी से उसको इस तरह से वायर को एक पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया. अब एक बार आप दोनों वायर को इस तरह से कनेक्ट करके देखोगे तो आपको डिफ्लेक्शन अगर शो होता है दैट मीन्स कि आपका जो कंपास है वो प्रॉपर है और सही रीडिंग दे रहा है, ठीक है? चलो अब आगे. नाउ रिपीट द एक्टिविटी यूजिंग द टेस्टर. डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन द कंपास निडल द मूवमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन अ लेमन जूस. अब आप इस अरेंजमेंट को लेमन जूस में डाल के देखिए, ठीक है? तो क्या होगा? अब पहले वाले में हो सकता है कि आपका बल्ब ग्लो ना करे, आपके टेस्टर का, या फिर आप जो भी रख रहे हो, लेकिन इस वाले में कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि लेमन जूस जो है ये हमारा कंडक्टर है। अब यहाँ पर कुछ एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे तरीके की मटेरियल है, जैसे लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, हमने सब पे टेस्ट किया और ये चेक किया कि क्या ये सभी डिफ्लेक्शन को शो करते हैं या नहीं, और क्या ये कंडक्टर है या नहीं। तो जब आपने लेमन जूस का यूज़ किया तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट होती है, यस होती है। क्या ये कंडक्टर है? हाँ, क्योंकि अगर डिफ्लेक्ट हो रही है मतलब कि इसमें करंट पास हो रहा है इसके थ्रू, तो ये गुड कंडक्टर है। विनेगर, यस, इसमें भी डिफ्लेक्शन होगा और ये भी गुड कंडक्टर है। टैप वाटर, यस, टैप वाटर जो नॉर्मल वाटर होता है हमारा, तो टैप वाटर से भी डिफ्लेक्शन शो होता है, इसलिए कहा जाता है कि वेट हैंड से कभी भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ना छुएं, अदरवाइज क्या होगा, करंट को वेट हैंड पसंद है, मतलब वो लिक्विड के से अंदर जा सकता है और बहुत अच्छे से जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गीले हाथों से आप किसी भी स्विच बोर्ड को टच ना करें। तो टैप वाटर जो है वो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब कि एक गुड कंडक्टर है। वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल नहीं करेगा, तो ये इंसुलेटर है। मिल्क करता है क्योंकि मिल्क में लैक्टिक एसिड्स होते हैं और एसिड्स के थ्रू जो है पानी और लैक्टिक एसिड्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मिल्क में, तो इसीलिए जो कंडक्टर है वो मिल्क होता है। और दूसरी चीज़, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और ये गुड कंडक्टर है। हनी, हनी से बिल्कुल भी करंट पास नहीं होगा, तो क्योंकि ये गाढ़ी चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, जैसे ऑयल, हनी, इनसे कभी भी करंट जो है वो पास नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है। चलो, नाउ एक्टिविटी 11.3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। From table 11.1 we find that some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductor. Yes, हमने टेबल से देखा कि कुछ तो अच्छे कंडक्टर है, कुछ बुरे कंडक्टर है, मतलब बैड कंडक्टर, मतलब कि इंसुलेटर्स हैं। Now, when the free hands of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. पहली knows that air is a poor conductor of electricity. Yes, तो भाई एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम एयर का क्या है, एयर क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती? तो बिल्कुल नहीं करती बच्चों, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी किसी सर्किट को आप ऐसे ही छोड़ देते हो वायर को लटकता हुआ, तो क्या उसमें करंट पास होता है? क्या बल्ब ग्लो करना शुरू करता है? नहीं, क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर है, एयर के थ्रू बिल्कुल भी चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। सो पहली नोज दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट शी हैज ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द एयर। अब लाइटनिंग के टाइम पे तो एयर ही होती है, तो फिर करंट कहाँ से आता है ना। सो शी वंडर इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन। सो इज एयर इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन। तो उसका ये है, वो ये पूछना चाह रही है कि क्या एयर हर कंडीशन में पुअर कंडक्टर है या फिर किसी स्पेशल कंडीशन में पुअर कंडक्टर होती है, बाकी में कंडक्टर होती है। तो दिस मेक्स बूजो आस्क वेदर अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर ऑल्सो अलाउड इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन। अब देखिए लाइटनिंग कब होती है? कब होती है लाइटनिंग? जब बारिश हो, मतलब कि आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट होता है। बादल कैसे होते हैं बेटा? बादल किससे बनते हैं? पानी से बनते हैं, मॉइस्चर से बनते हैं। तो भाई ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं के थ्रू लाइटनिंग होती है, उन्हीं के थ्रू चार्ज पास होता है और वो लाइटनिंग के फॉर्म में दिखता है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, एयर बैड कंडक्टर थी लेकिन उसमें पानी आया तो वो कंडक्टर बन गई। तो क्या इसी तरीके से ये जो लिक्विड्स हैं वो भी क्या पुअर से गुड कंडक्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो जैसे हमने देखा कि एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, दैट इज व्हाई इट इज रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज अ गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का मतलब क्या है। गुड कंडक्टर मतलब कि जो हमेशा कंडक्ट करेंगे, लेकिन बैड कंडक्टर मतलब कि कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? मतलब कि अगर उनमें आपने कुछ चेंज कर दिया, आपने उसमें पानी डाल दिया, तो वो डेफिनेटली, जैसे ऑयल है, अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो करंट को पास करेगा। तो इसलिए हम इनको पूरा प्योर फॉर्म का कंडक्टर या इंसुलेटर नहीं कहते, वी कैन से दैट लाइक गुड एंड बैड कंडक्टर, क्योंकि हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एयर का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। चलो, we have tested that conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. अब हम डिस्टिल्ड वाटर से या मिनरल वाटर से क्या करेंगे? आपका डिस्टिल्ड वाटर एक अलग होता है, ठीक है, उससे हम चेक करेंगे। सो टेक अबाउट 2 टीस्पूनफुल ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और अ रबर कैप ऑफ अ बॉटल। आप किसी भी प्लास्टिक में या रबर कैप में डिस्टिल्ड वाटर को रखिए।
You may obtain distilled water from your school science lab. You may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse. अब मेडिकल स्टोर पे क्या होता है, जब आपको जैसे सर्दी होती है तो वो भाप दी जाती है, आपको स्टीम दी जाती है, तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर हम डालते हैं, एक स्पेशल वाटर होता है, तो वो आप किसी भी मेडिकल जब आप इसमें टेस्ट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा भाई, अगर आपने नॉर्मल रेन वाटर लिया और आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया, अगर आप दोनों इस तरह से पूरा अरेंजमेंट करके सेल से आप वायर को लेकर के आइए और टेस्टर के थ्रू आप उसको दोनों लिक्विड में डाल के देखेंगे, तो क्या होगा कि एक लिक्विड में बल्ब ग्लो करेगा और एक लिक्विड में नहीं करेगा, जिसमें करेगा वो रेन वाटर होगा और जिसमें नहीं करेगा वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। एक्चुअल में डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, आप जब किसी पानी को बॉईल करते हो तो वेपर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो वेपर के फॉर्म में ठंडा होने के बाद जो पानी इकट्ठा होता है वो होता है आपका डिस्टिल्ड वाटर। एक्चुअल में इसमें सारे जितने भी आपके कंटामिनेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। मिनरल्स पूरी तरीके से नहीं होते लेकिन कंटामिनेंट्स पूरे रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, तो वो पानी आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो इसमें कोई भी चीज़ फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इसी डिस्टिल्ड वाटर में एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालोगे तो क्या होगा, dissolve a pinch of common salt in a distilled water, again test what you concluded this time। तो जैसे आप इसमें क्या करोगे, सॉल्ट को मिला दोगे किसी डिस्टिल्ड वाटर में, तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर ना होकर के नॉर्मल वाटर जैसा बिहेव करेगा और उसमें कंडक्टिविटी आ जाएगी और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, ठीक है। सो व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द सोर्स सच एज टैप, हैंड पंप, वेल एंड पॉन्ड इज नॉट प्योर। अब देखो, जितने भी आप रेन से लेते हो पानी या हैंड पंप से लेते हो, ये सब प्योर फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। सो इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, और इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स ऑलरेडी डिजॉल्व होते हैं। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे घर में जो टैप वाटर आता है, पंप आता है, उसको आप क्या उसको हम फ़िल्टर करते हैं क्या, हम उसमें कुछ भी कोई प्रोसेस करते नहीं, उसके अंदर डिफरेंट तरीके के मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, और सॉल्ट्स होने की वजह से कोई भी चीज़ कंडक्टर की तरह काम करेगी, कोई भी लिक्विड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है। सो the water is thus a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor. तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why distilled water is poor conductor। तो ये free of salts है, इसमें कोई भी salts नहीं होते हैं, इसलिए ये poor conductor है। इज़ दैट क्लियर? तो आप अपनी बुक पे भी इसको मार्क कर लीजिए कि ये एक फ्री सॉल्ट वाला है, इसलिए इसमें कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन वाटर के अंदर डिफरेंट तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, इसलिए वाटर जो है ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ओके, चलिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट्स नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए कि कई लोग बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर इज़ गुड, डिस्टिल्ड वाटर इज़ गुड। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको डिस्टिल्ड वाटर स्पेशल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सॉल्ट्स हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम डायरेक्ट ट्यूबवेल का पानी, डायरेक्ट हैंड पम्प्स का पानी या मोटर का या फिर हमारा टैप वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट्स है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हाउएवर दीज सॉल्ट्स मेक वाटर अ गुड कंडक्टर, सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर। तो कभी भी वेट हैंड से या फिर वेट फ्लोर पर खड़े होकर के आप कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच ना करें, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट विल गेट एंड यू विल गेट अ शॉक फ्रॉम इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। चलो, ओके। We have found that common salt when dissolved in distilled water make it a good conductor. What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? Let us find out. अब अभी हमने देखा कि हमने भाई सॉल्ट्स को डाल दिया तो वो एक गुड कंडक्टर बन गया। क्या सॉल्ट्स के अलावा भी कोई दूसरी चीज़ होती है जिससे कि हम उसे एक गुड कंडक्टर बना सकें? ओके। अब ये जो एक्टिविटी है इसको करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स का सुपरविजन या टीचर का सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो भी एक्टिविटी आपको बताने जा रही हूँ उसे कभी भी अकेले हैंडल ना करें, ठीक है। सो टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और द रबर कैप्स ऑफ अ बॉटल। आपको 3 प्लास्टिक कैप्स लेना है। pour about 2 teaspoonful of our distilled water in each one of them. Add a few drop of lemon juice or dilute hydrochloric acid to distill water in 1 cap. Now, अब क्या करना है? पानी लेना है,
कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर, और उसमें लेमन जूस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ऐड किया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर लेमन जूस। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल इजीली अवेलेबल इन शॉप्स, तो आपको वो लेना है, या फिर आप लेमन जूस एक ग्लास में डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नाउ इन द सेकेंड कैप कंटेनिंग द डिस्टिल्ड वाटर एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द कास्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड। अब कास्टिक सोडा आपको लेना है ना, बेस सॉल्ट बेसिस ये सब पढ़े थे ना आपने, तो अब आपको सोडा ऐड करना, कौन सा सोडा, कास्टिक सोडा। एड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप। अब थर्ड वाले में आपको क्या ऐड करना है, शुगर ऐड कर देना है। अब मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉल्ट ऐड किया है, एसिड्स ऐड किया है, बेसिस ऐड किए हैं। तो अब जो जितने भी आपके लिक्विड्स होते हैं ना, मैक्सिमम लिक्विड्स, वो सारे के सारे इन्हीं तीनों चीज़ों का ही तो कॉम्बिनेशन होते हैं। देखो यहाँ लिखा है, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, उनके सबके अंदर क्या होते हैं, एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं, और सॉल्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज दिस प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। तो क्या जब भी आपने अब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जब आपने लेमन जूस डाला, कास्टिक सोडा डाला, या फिर कोई भी सोडा का फॉर्म डाला या शुगर डाला, तो क्या ये जो पहले डिस्टिल्ड वाटर एक कंडक्टिंग मटेरियल नहीं था, मतलब पहले इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, जा नहीं रही थी, प्रोड्यूस नहीं मतलब कि पास नहीं हो रही थी, तो क्या अब पास होने लगी। चलो लेट अस फाइंड आउट। सो शुगर सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर एंड हनी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए बहुत अच्छी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर डिस्टिल्ड वाटर अकेला है तो एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, शुगर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी और हनी से नहीं जाएगी, ठीक है। सो यू मे सी दैट कि लेमन जूस और जब आपने सोडा इसमें ऐड किया है तो उससे करंट जो है वो ज़रूर पास कर रहा होगा। The passage of an electric current through the conducting solution causes chemical reaction। अब देखिए यहाँ पे एक बात उन्होंने बताई है कि अभी हमने जो टेस्ट किया उसमें हमने क्या टेस्ट किया, हमने टेस्ट किया कि जब हमने डिस्टिल्ड वाटर में लेमन जूस डाला तो वो कंडक्टिंग मटेरियल की तरह काम करने लगा, क्योंकि हमने टेस्ट किया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। फिर हमने उसमें शुगर सॉल्यूशन डाला, शुगर को मिला दिया, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई, मतलब कि शुगर भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। फिर हमने उसमें सोडा डाला, लेकिन सोडा डालने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है। अब जब भी आप कोई भी लिक्विड पे करंट का टेस्ट करते हो, मतलब कि किसी भी लिक्विड से जब आप करंट को पास करवाते हो तो वहाँ एक केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा हुआ 7th क्लास में, फिजिकल इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं। केमिकल में केमिकल चेंज का मतलब होता है कोई भी नई चीज़ का बनना। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस होता होगा। तो जब भी किसी लिक्विड में करंट को पास किया जाता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो चीज़ क्या है देखिए। सो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन causes chemical reaction. As a result, bubble of gas may formed on the electrodes. अब इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, ये जो दो एंड आपने लिक्विड के अंदर डाले थे ना आपके वायर के, ठीक है, उन्हें आप इलेक्ट्रोड कहते हो। तो आप जब इसे किसी लिक्विड में डालते हो और आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हो तो आप क्या देखोगे कि पास पास में ना छोटे छोटे से बबल इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन को शो करता है, क्योंकि कुछ भी नया फॉर्म होना मतलब कि केमिकल रिएक्शन होना। So deposits of metal may be seen on electrodes. Change of color solution may occur. अब इससे क्या होता है पता है आपको, अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोड आपको वैसे का वैसे दिखेगा इन बबल से। केमिकल चेंज मतलब होता है नया सब्सटेंस फॉर्म होना। आपने केमिकल चेंज कहाँ देखा था, आयरन में, रस्टिंग ऑफ आयरन याद है। आयरन को अगर आप पानी में रखते हो तो ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके आयरन क्या बन जाता है, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही होता है। यहाँ पर आपने क्या किया, जब इलेक्ट्रोड्स को आपने किसी लिक्विड में डाला तो वहाँ पे बबल क्रिएट हो गए, और ये जो बबल्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, उस इलेक्ट्रोड के एरिया का कलर को चेंज कर देते हैं। कलर का चेंज होना मतलब कि एक नया सब्सटेंस वहाँ पर फाउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस अभी आपने देखी, इसका यूज़ हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में करते हैं, जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर किसी दूसरे की टाइप की लेयर को चढ़ा देना। वो क्या होता है आगे समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक्टिविटी 11.6 को एक बार देखेंगे। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम द डिस्कार्डेड सेल। अब आपको क्या करना है, डिस्कार्डेड सेल जो होती है ना आपकी, उसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन की रॉड्स होती हैं, तो आप उसको निकालो।
क्लीन देयर मेटल कैप्स विद द सैंड पेपर। अब उसका जो मेटल कैप है, ये इसकी मेटल कैप होती है, ठीक है। आपने दोनों की सेल को निकाली, मतलब कि कार्बन की रॉड्स को निकाली, उन कार्बन की रॉड्स के ऊपर मेटल की कैप लगी होती है। अब इन मेटल की कैप को आपको सैंड पेपर से, किससे, सैंड पेपर से साफ करना है, अच्छे से क्लियर कर देना है, ठीक है। नाउ क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर, रैप copper wires around the metal caps of the carbon rods and join them to a battery। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो मेटल की कैप है उनको आपको कॉपर के वायर से लपेट करके दो बैटरी के एंड से कनेक्ट कर देना, आपने कनेक्ट कर देना है, ओके। सो वी कॉल दीज टू रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। अब हमें ये क्या बन गई है, ये कॉपर की जो आपकी कार्बन की रॉड है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, इलेक्ट्रोड की तरह। किसकी तरह, इलेक्ट्रोड्स की तरह। तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स के दोनों एंड पर आपने बैटरी लगा दी, दैट्स इट, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड यू मे टेक अ 2 आयरन नेल अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर आपके पास कार्बन का ये आप नहीं निकाल पा रहे हो रॉड, तो आप आयरन की 2 नेल भी ले सकते हो और उसको भी ऐसे वायर से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर दो। पोर कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल। अब ग्लास के या प्लास्टिक के बाउल में हमें कुछ क्या करना है, पानी को ले लेना है। पानी ले लिया, ठीक है। अब हमेशा ग्लास या प्लास्टिक क्यों लेते हैं, क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा करंट को, कोई भी चीज़ बाहर नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी से शॉक नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे, प्लास्टिक का या ग्लास का एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, उस पानी के अंदर इन दोनों नेल्स को इंसर्ट कर देंगे और फिर इनसे वायर निकलेगा, उससे आपको इसको सप्लाई देनी है। Then add a teaspoonful of a salt or a few drop of a lemon juice to the water to make it more conducting। अब देखिए टैप वाटर तो ऑलरेडी कंडक्टिंग होता है, फिर आप सोचेंगे कि फिर इसमें सॉल्ट और लेमन जूस क्यों डाल रहे हैं। अभी सॉल्ट और लेमन जूस को डालने से ये और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, इस पानी के अंदर लेमन जूस को और सॉल्ट को, कुछ भी डाल सकते हो, डाल दिया, ठीक है। नाउ इमर्ज द 2 इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन। अभी जो इलेक्ट्रोड्स आपने बनाई है कॉपर की आपके कार्बन की रॉड से या फिर आयरन की नेल से जो इलेक्ट्रोड आपने बनाया उसको इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। मेक श्योर दैट द मेटल केप ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड ऑफ द वाटर। अब हाँ, एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो मेटल की कैप है जो ऊपर लगी हुई थी आपके कार्बन की रॉड के ऊपर, उसको पानी के ऊपर ही रखें जहाँ से आपने वायर को लेके गए हो। ये वायर जो है वो पानी के अंदर डिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ metal caps of the carbon rods are outside of the water. Wait for 3-4 minutes. Observe the electrode carefully. Do you notice any gas bubble near the electrode? अब क्या करना है, बैटरी को ऑन करना है। बैटरी को ऑन करने के बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ पर ना गैस के छोटे छोटे बबल्स इन इलेक्ट्रोड्स के आसपास बनने लगे हैं। सो कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन इज अ केमिकल चेंज। तो क्या मैं इसे केमिकल चेंज कहूँगी, यस। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्लास 7th में आपने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन कलर, है ना, चेंज इन प्रॉपर्टी, और द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इज नोन एज अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बबल फॉर्म हो रहा है और ये क्या, रॉड का जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। तो नया कलर बना, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो यस इट इज अ केमिकल चेंज। तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस किया, केमिकल चेंज प्रोड्यूस किया। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, यह है ब्रिटिश केमिस्ट विलियम नेल्सन 1753 to 1815 had shown that, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये बताया, इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन अ वाटर एंड अ करंट वाज पास्ड, अगर आपने इलेक्ट्रोड को पानी के अंदर रखा और उसमें से करंट पास किया, सो बबल्स जो क्रिएट होते हैं वो किसके बबल्स होते हैं, ऑक्सीजन के। तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस, किसके प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स। वो जो बबल्स आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअल में किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं और हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन बबल फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर किसके बबल बनेंगे, ऑक्सीजन के। ये याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को आपने कनेक्ट किया है, ठीक है, उसके ऊपर ऑक्सीजन के बबल बनते हैं, और जो दूसरा एंड होता है, जो दूसरा एंड से कनेक्टेड होता है आपका वायर का इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड, उस पे हाइड्रोजन के, किसके, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बबल्स हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है।
तो ये ब्रिटिश केमिस्ट ने हमें, नेल्सन जी ने हमें पहले ही बता दिया था। सो वापस आते हैं हमारी एक्टिविटी पे। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। तो हम ये समझ गए हैं कि क्योंकि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एक नई चीज़ फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। ठीक है, सो द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन करंट थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज द केमिकल रिएक्शन। एज अ रिजल्ट बबल ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। तो इससे क्या होता है, बबल्स बनते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोड्स के पास बनते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। अब इससे क्या होगा, इससे आप ये देखोगे कि कुछ इलेक्ट्रोड्स के पास मेटल के कुछ डिपॉजिट्स, अब ये मेटल डिपॉजिट मतलब होता है मेटल का कुछ पार्ट आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सो चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में ऑकर, और साथ ही साथ ये जो आपका सॉल्यूशन था, जो पानी था, उसका कलर भी आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। अब ये आप ये देखिए कि हर बार कलर जो है पानी का वो एक जैसा नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा कि कौन से तरीके का पानी आप यूज़ कर रहे हैं, है ना। हर बार पानी का कलर भी डिपेंड करता है, मतलब कि रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि किस में रिएक्शन की जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। सो द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन द व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। सॉल्यूशन के टाइप पर और इलेक्ट्रोड के टाइप पर डिपेंड करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से हमने क्या देखे, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बूजो कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। सो बूजो डिसाइड टू टेस्ट द वेदर द सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। वाई नॉट। अब देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है। ठीक है, सो उसने क्या किया, उसने एक पोटैटो लिया, ही कट अ पोटैटो इनटू द टू हाफ एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर ऑफ द टेस्टर इन इट। Just then his mother called him and he forget to take out the wire of the tester inserted in the potato. अब जो पोटैटो के अंदर उसने वायर किया था, लगाया हुआ था, वो उसको हटाना भूल गया। When he came after the half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire. अब उसने क्या देखा कि एक एंड पर ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा है और एक एंड पर कोई भी स्पॉट नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पोटैटो के अंदर क्या है, सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, क्योंकि वो भी लिक्विड है ना, उसके अंदर पानी है कि नहीं। तो जब उसने इलेक्ट्रोड को लगाया और उसने देखा, उसने एक कंपास नीडल को भी लगा के देखा बाद में, तो वहाँ पे जी हाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। और जो ग्रीनिश कलर था वो किसकी वजह से था, ऑक्सीजन की वजह से। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से एंड कनेक्टेड होता है वहाँ पे पॉजिटिव बबल्स क्रिएट होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, सो he was surprised with this observation and along with Paheli repeated this activity many times. They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. तो उसने हमेशा देखा कि भाई जब जब हम जिस भी एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे थे उसी एंड पर ग्रीन स्पॉट बन रहा था। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो ऑक्सीजन और दूसरी तरह से हाइड्रोजन बनती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, so they felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. They decided to report their findings of the children's magazines. ठीक है, अब उन्होंने इसको कहाँ पे देना शुरू किया, चिल्ड्रन की मैगजीन्स में। ठीक है, रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर द पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. What he found was that current produced a chemical effect in the potato. To him this was a very exciting. In fact, this is how science sometimes work. अब उसके लिए बहुत एक्साइटिंग था ये जानना, आपके लिए भी होगा, आप भी करके देखिएगा, है ना। आप भी देखेंगे कि हर बार पोटैटो का कलर चेंज हो रहा है। तो पोटैटो का कलर क्यों चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को तो कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट शो करना, केमिकल इफेक्ट को जनरेट करना। केमिकल इफेक्ट क्या होता है, और चेंज इन कलर, बस चेंज इन कलर हो रहा है, दैट मीन्स नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So you are looking for something and you discover something else. Many important discoveries have been made in this manner. तो भाई देखो, आप भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हो। चलिए अब बढ़ेंगे, यहाँ तो हमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जाना, लेकिन अब जानेंगे यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब यूज़ क्या है, अब अभी हमने देखा कि केमिकल इफेक्ट का मतलब होता है कोई नया सब्सटेंस बनाना,
एक मेटल आपने डाला, उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल के लेयर जो है वो बन जाती है। तो ये जो एक तरीका है वो बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स हैं जिसके ऊपर एल्यूमिनियम होता है और नीचे कॉपर होता है कि नहीं? कॉपर एल्यूमिनियम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, स्टील के साथ कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा। तो ये कैसे हो जाता है? तो हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करते हैं। कैसे करते हैं? इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से। मतलब कि एक सॉल्यूशन में मेटल को डिप किया जाता है, करंट पास किया जाता है और उतनी जगह पर आपका कॉपर या दूसरी चीज़ उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है। सो बाइसिकल में भी आप देखते होंगे, तो यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज़ अ शाइनी हैंडल बार एंड अ व्हील्स रिम। अब हम जो नया नया साइकिल लेके आते हैं उसके व्हील की रिम या फिर उसके हैंडल देखो, बहुत शाइनी होते हैं। However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing or not so shiny surface beneath. अब क्या होता है कि जब बहुत सारा टाइम हो जाता है या फिर कभी स्क्रैच लग गया तो ये शाइनी जो पन है, उसका जो शाइनेस है वो चली जाती है। So you might have also seen women using the ornaments which appear to be made of gold. अब कई बार आपने देखा होगा कि मम्मी लोग मार्केट से कुछ ऐसा सामान लेके आती है जो गोल्ड का नहीं लेकिन गोल्ड की तरह दिखता है। क्यों? वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है, इसके ऊपर गोल्ड की लेयर है। मतलब कि क्या किया जाता है, एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को लगा दिया जाता है। एक्चुअल में वो गोल्ड होता नहीं है, लेकिन गोल्ड जैसे या फिर गोल्ड का पानी जो होता है उसको उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। सो विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड का नहीं होता लेकिन दिखता है। हाउएवर विद रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वेयर ऑफ। अब आपने देखोगे कई बार यूज़ करते करते क्या होता है, जो गोल्ड की प्लेटिंग है, जो ऊपर से गोल्ड का पानी लगाया जाता है वो हट जाता है। ठीक है। और वहाँ पे क्या दिखाई देता है, काला काला आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है। सो अंदर से जो भी सिल्वर है या फिर मेटल है वो आपको बाहर की तरफ नज़र आने लगेगा। सो इन बोथ दीज केसेस, मतलब बोथ दीज केसेस मतलब जो आपने बाइसिकल का केस देखा या ऑर्नामेंट्स का जो ज्वेलरी का केस आपने देखा, दोनों ही केसेस में अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। एक मेटल के ऊपर हमने दूसरे मेटल की कोटिंग की हुई है। सो डू यू वंडर हाउ द लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द अनदर मेटल। अब आपको कभी ऐसा लगा है कि कैसे ये एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल के लेयर को चढ़ा देते हैं, कैसे होता है? तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो हमारी बुक में बहुत सारी एक्टिविटी दी है। इसी तरीके से एक और एक्टिविटी है, दैट इज एक्टिविटी 11.7, जिससे आप ये समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल के ऊपर किसी और मेटल के लेयर को लगा देना इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो वी विल नीड कॉपर सल्फेट। हमें क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल आपको आपकी लैब में करना पड़ेगा या फिर आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स, है ना। कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉपर प्लेट चाहिए, जिसके साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर हो, 10 हाइट हो, 4 उसकी विड्थ हो। ठीक है। अब आपको 250 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है। कैसा पानी लेना है? डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। अब उसको एक बहुत साफ से बीकर के अंदर डाल देना है। क्या लिया? कॉपर सल्फेट लिया है और कार्बन रॉड लेनी, कॉपर की प्लेट लेनी। क्या लेनी है? कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लेट, जिसका साइज क्या होना चाहिए? 10 इंटू 4 एंड 250 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है एंड बहुत ही साफ सा बीकर लो और उसके अंदर सबको डाल दो। डिजॉल्व 2 टीस्पूनफुल ऑफ अ कॉपर सल्फेट इन इट। अब उसके अंदर कॉपर सल्फेट को डाला, घोला अच्छे से। ठीक है। एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ कॉपर सल्फेट। अब इसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड किसको डालना है बेटा? कॉपर सल्फेट लेना है। ठीक है। और इसके अलावा कौन सी? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब उसके साथ हमें और क्या चाहिए है? कॉपर की प्लेट, है ना। ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेगी। ओके। सो डिजॉल्व 2 टीस्पूनफुल ऑफ अ कॉपर सल्फेट इन इट, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। अब आपको क्या करना है कि कॉपर सल्फेट में आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मिला देना है ताकि क्या बन जाए? कि ज़्यादा कंडक्टिंग आपका सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है। नाउ क्लीन द कॉपर प्लेट। अब जो कॉपर की प्लेट आप मार्केट से लाए उसको क्लीन करो सैंड पेपर से और उसे अच्छे से धो करके साफ करके सुखा लीजिए। नाउ कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, और उसमें बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट करना है और इसके बाद उसे जो आपने सॉल्यूशन बनाया जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था आपने कॉपर सल्फेट के अंदर, उसके अंदर उसे इंसर्ट कर दो।
अलाउ द करंट टू पास अबाउट द 15 मिनट्स, अब 15 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना है. नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट दैम केयरफुली. अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है ना. तो ये एक्सपेरिमेंट से आप क्या देखेंगे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन वन ऑफ दैम, डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट. येस, जब आप बाहर निकालोगे कॉपर की प्लेट पे तो उसका कलर आपको चेंज दिखेगा, ठीक है. नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड. अब इसके बाद आपने जो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक को एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, तो जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया होगा वो ग्रीन हो गया था, और जो नहीं था नेगेटिव से था वो नॉर्मल था. सो आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी. व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस. अब उसने अगर टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया तो जो दूसरी प्लेट है वो भी कलरफुल हो गई होगी. सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट dissociates into copper and sulfate. The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and get deposit on that. तो जो कॉपर थे वो कहाँ चले गए, नेगेटिव टर्मिनल पे. कॉपर सल्फेट डालने से, करंट प्रोड्यूस करने से कॉपर और सल्फेट अलग हो गया, तो जिससे कॉपर जो था वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका जुड़ गया, जा करके उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. But what about the loss of copper from the solution? From the other electrode, a copper plate and equal amount of copper gets dissolved in the solution. अब जो दूसरा वाला प्लेट था उससे कॉपर डिजॉल्व हो गई, एक में जाके और ऐड हो गई और एक में से डिजॉल्व हो गई. सो दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यू. दिस मीन्स दैट द कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर. अब बार बार क्या होगा, बार बार ये ट्रांसफरिंग चलती रहेगी. जब एक बार आपने नेगेटिव टर्मिनल पे कॉपर चला गया, दूसरे ने निकाल के नेगेटिव पे भेज दिया, अब दूसरे वाले पे आ गया तो अब वो निकालेगा इधर चला जाएगा. तो ये जो एक्टिविटी है ये कंटिन्यूसली आपकी चलती जाएगी. सो बूजो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, सो ही परफॉर्म द एक्टिविटी बाय कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन अ प्लेस ऑफ द कॉपर प्लेट and which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining the coating of copper on a carbon rod. अब यहाँ पे तो हमने कॉपर को किया था तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप कार्बन की रॉड को यूज़ करते हो, ठीक है, तो कार्बन की रॉड में क्या होगा कि बार बार इस तरह से आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे डालोगे तो कार्बन की रॉड के ऊपर कॉपर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है. सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑन अ डिजायर्ड मटेरियल ऑन अनदर मटेरियल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मेटल के लेयर को किसी दूसरे मेटल के लेयर पे चढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने कहाँ देखी होगी, हमने हमारे घर में इस तरह के कई सारे इक्विपमेंट्स देखे होंगे जिनके ऊपर मेटल की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है. इसे ही तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैसे क्या होता है ये देखते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये आपके केमिकल इफेक्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. प्रोसेस क्या है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को डिपॉजिट करना. कैसे किया जाता है, जैसा कि अभी हमने एक्टिविटी में करके देखा. सो electroplating is very useful process. It is widely used in industry for coating metal objects with a thin layer of a different metal. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इसी प्रोसेस का यूज़ करके कई सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है. एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करना. The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lack. अब देखिए कई बार इसलिए भी डिपॉजिट किया जाता है कि एक मेटल के ऊपर एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि एल्यूमिनियम के ऊपर कॉपर की प्लेट का. कॉपर क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है और इसीलिए यूटेंसिल्स में आजकल नीचे कॉपर लगा हुआ आता है, तो इसीलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं. तो जो प्रॉपर्टी की नीड एक मेटल में नहीं होती उसकी नीड दूसरी मेटल उसके ऊपर डिपॉजिट करके कंप्लीट कर देता है. सो फॉर एग्जाम्पल, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath tap, kitchen gas burners, bicycle, handlebar, wheel rims and many other. आपने देखा होगा कि क्रोमियम एक आपका मटेरियल है, सॉल्यूशन है. तो क्रोमियम की प्लेटिंग जो है, क्रोमियम मेटल जो है उसको हम कई चीज़ों के ऊपर, बेसिकली कार के पार्ट्स के ऊपर, ठीक है, या फिर बाथ टैप्स में, किचन में, हम बहुत सारे गैस बर्नर्स में इसकी कोटिंग करते हैं, ठीक है. क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, क्योंकि इसका बहुत ही शाइनी अपीयरेंस होता है. इट डज़ नॉट कोरोड. कोरोड का मतलब होता है कि ये खराब नहीं होता, कोरोड नहीं होता, वीक नहीं पड़ता, टूटता नहीं.
It resists scratches. However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of the chromium. हमारी गाड़ियों की ऊपर बहुत सारे क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। तो क्रोमियम की कोटिंग करने से जो गाड़ी है, आपकी कार जो है, वो व्हीकल जो है वो बहुत शाइनी नज़र आता है। लेकिन ये क्रोमियम बहुत महंगा होता है, इसलिए हम इससे पूरी कार नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स को ही उससे कोट उसके ऊपर करते हैं। या हमारे यूटेंसिल्स भी या फिर किचन में भी जो अप्लायंसेस होते हैं, उनको बहुत कम पार्ट पे क्रोमियम लगाया जाता है। So the object is made up from the cheaper metal and only a coating of a chromium over it is deposited. तो पूरा क्रोमियम ना लेकर के हम क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर कोई भी चीप मेटल मतलब जो सस्ता मेटल हो, उसके ऊपर फिर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन द लेस एक्सपेंसिव मेटल। अब जैसे सिल्वर और गोल्ड की प्योर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ही ज़्यादा, तो उन्हें परचेस करना सबके लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन ज्वेलरी पहनना विमेंस को कितना पसंद है, ये सब हम जानते हैं। तो इसीलिए उन थोड़े से सस्ते मेटल के ऊपर सिल्वर या फिर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। सो दीज ऑर्नामेंट हैव द अपीयरेंस ऑफ द सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। तो वो दिखते तो सिल्वर और गोल्ड की तरह हैं, लेकिन कम एक्सपेंसिव होते हैं। नाउ और एग्जाम्पल है टिन केन। टिन केन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड अप बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। अब टिन बनता कैसे है, तो टिन पूरा मटेरियल हम यूज़ नहीं करते, आयरन के ऊपर टिन की लेयर को चढ़ा दिया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। अब आयरन में क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में लोहे की कढ़ाई में खाना बनता है, लेकिन उसमें कभी भी खटाई नहीं डाली जाती, कोई भी खट्टी चीज़, एसिडिक मटेरियल नहीं डाला जाता, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। अब हमें अगर सोडा पीना है और सोडा को आयरन के साथ करोगे तो वो भी रिएक्ट करेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो केन्स है वो आयरन के ऊपर टिन को लपेट दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि टिन से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा सोडा और वो लेस रिएक्टिव होगा, रिएक्शन उसमें कुछ नहीं होता। सो दिस फूड डज नॉट कम इनटू द कांटेक्ट विद आयरन एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अभी आपका जो फूड है वो स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो, आयरन के ऊपर टिन की लेयर को चढ़ा देते हो। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। अब आयरन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ब्रिज में, ऑटोमोबाइल में, क्योंकि आयरन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, और ये बहुत जल्दी कोरोड और रस्ट हो जाता है, इसमें बहुत जल्दी जंग लग जाती है और ये वीक पड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोटिंग करते हैं, जैसे कि जिंक की। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिट ऑन आयरन। हम क्या करते हैं, जिंक को आयरन के ऊपर डिकॉट कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि वो प्रोटेक्ट रहे कोरिजन से और रस्ट के फॉर्मेशन से। क्योंकि देखिए, अगर आपने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी, तो जो आपका आयरन है वो डायरेक्टली मॉइस्चर से, एयर से कांटेक्ट में नहीं आएगा, उसके ऊपर तो आपने जिंक लगा दिया है, तो जिंक तो लेस रिएक्टिव है, उसके कारण जस्ट रस्ट नहीं लगेगी, और इस तरह से आपका आयरन जो है वो सेफ रहेगा उसमें और आपके ब्रिजेस भी लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब भाई जिंक की प्लेटिंग ना कर पाएँ तो हमारे घर में जो लोहे के गेट होते हैं उसके ऊपर हम ऑयल पेंट कर देते हैं। ऑयल पेंट कर देने से क्या होता है कि आपका जो ऑयल है वो आपको सेव करता है, और आपके गेट जो है आयरन के, या बेंचेस जो है गार्डन्स की, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं, कोरोड नहीं होती है, रस्ट नहीं लगता है। नाउ अब है एक एक्टिविटी। सो इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न। अब देखिए क्या होता है कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर ली, मतलब कि हमने एक मेटल को पूरी प्रोसेस करके केमिकल इफेक्ट से, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट से एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट कर दिया। लेकिन उस बचे हुए सॉल्यूशन का क्या, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। सो इट इज़ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब उसको कहीं भी नहीं डाला जा सकता। अगर आपने उसको सीधे डायरेक्टली ज़मीन पे डाल दिया, सरफेस पे डाल दिया, तो वहाँ की प्लांट्स को बहुत नुकसान करेगी। वाटर बॉडीज़ में डालेंगे तो वाटर बॉडीज़ इसके लिए बड़े ही दिक्कत का काम हो जाएगा, उनके लिए बहुत सारे एनिमल्स उसके अंदर जो रहते हैं, फिशेस रहती हैं, वो सब मर सकती हैं। तो इसलिए एक स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइन है, हम इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो सॉल्यूशन है उसे कहीं भी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, सबके ड्रॉबैक्स भी हैं, सबके एडवांटेजेस भी हैं। तो इसका भी ड्रॉबैक ये है कि जो सॉल्यूशन बचता है उसका क्या किया जाए, ठीक है। तो आप हो सकता है कि हमारे फ्यूचर साइंटिस्ट हैं,
कुछ एक नई चीज़ इन्वेंट करें और इसका सॉल्यूशन निकालें। तो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड के बारे में। तो आपके जो कार्बन के रॉड्स है वो इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहे थे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी, गुड कंडक्टर क्या होते हैं, एलईडी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर क्या होते हैं। सो आई होप ये जो चैप्टर था ये आप सबको इंटरेस्टिंग लगे, आप सबको समझ में आए। तो इस पूरे वीडियो को डिटेल में देखने के लिए, समझने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।